हेलो नमस्ते जय हिंद प्यारे बच्चों। जेई पेपर वन का रीजनिंग जो सेट था उसके बारे में डिस्कशन करना है हमें बच्चों। जो भी पेपर आया था बहुत आसान सा पेपर था। और देखिए आप लोग में से हो सकता है कुछ लोगों से क्वेश्चन अच्छे से बन गए होंगे, कुछ लोगों से नहीं बने होंगे। कारण यह है कि अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे ऐसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा आपसे वो भी क्वेश्चन होने लगेंगे जो अभी नहीं बन पा रहे हैं। बस अभी जो भी डिस्कशन है हम देखते हैं कि यार जो भी क्वेश्चन आया था उसको समझते जाइए कैसे बनाना है। जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन था 1 नंबर से 3 नंबर तक। क्या बोल रहा है देखिए, पॉइंट पी जो है 12 मीटर पश्चिम में किसके, क्यू के। अब मान लीजिए क्यू यहाँ है, क्यू से वेस्ट बोल रहा है। वेस्ट मतलब हमने देखिए मैंने पहले ही दिन आपको बताया था ये चीज ना, कि ऐसा होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। और ये पॉइंट है, मतलब किसी पॉइंट से आपको अगर पश्चिम जाना है तो पीछे की ओर, पूर्व जाना है यानी ईस्ट जाना है आगे की ओर, उत्तर जाना है नॉर्थ तो ऊपर, और दक्षिण यानी साउथ यानी नीचे। ऐसे ही हमेशा जाना है। तो वेस्ट है कितना, 12। तो इतना मान लेते हैं कि वेस्ट है। यहाँ पे कौन है, बिंदु पी। ठीक है। क्यों, अभी देखिए क्वेश्चन को समझो कि आपको बोला क्या गया है कि बिंदु पी जो है क्यू से पश्चिम में है, क्यू से पश्चिम में होना चाहिए ऐसा बोल रहा है। अब देखिए एस जो है 18 मीटर उत्तर में है, नॉर्थ में किससे, क्यू से। तो उत्तर की ओर का मतलब क्या है, ऊपर की ओर। यहाँ कहीं कौन सा होगा हमारा 18 मीटर में, कौन है, एस है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिंदु वी जो है वो 9 मीटर साउथ है किसके, पॉइंट टी के। अब देखिए एस है, क्यू है, पी, यहाँ भी टी और वी का पता नहीं है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वी जो होगा साउथ में होगा, दक्षिण में होगा टी के। तो मान लीजिए टी यहाँ है तो वहां से वी कहाँ होगा, नीचे की ओर। कितना, 9 मीटर। आगे जब लिंक मिलेगा, अभी हमें इनके बारे में कोई जानकारी, मतलब एक दूसरे का लिंक जो बोलते हैं ना कि एक कॉमन फ्रेंड जैसा कुछ होना चाहिए, वैसा नहीं है। अब देखो पॉइंट W इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट V, यानी पॉइंट V से W कहाँ है, 14 मीटर। किस ओर है भाई साहब, पश्चिम में, वेस्ट में। तो पश्चिम में हमने 14 मीटर यहाँ सपोज बना लिए, 14 मीटर वेस्ट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट टी जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, 28 मीटर पूर्व में, ईस्ट में, किससे, एस से। अब यहाँ से हमें मिल रहा है कि एस से, ये देखिए एस से टी जो है ईस्ट में है, तो ईस्ट कहाँ होगा भाई साहब, ईस्ट तो इधर होगा। और कितना है, 28 मीटर। कौन है, टी है। अब देखिए जब ये हमें पता चल गया तो टी से वी कितना है, 9 मीटर। अब देखिए ये पूरा 18 है तो इसका बीच में कहीं यहाँ पे होगा वी, कितना, 9 मीटर। और यहाँ से W कितना है, 14। तो देखिए ये पूरा 28 है तो इसका आधा हो गया हमारा W। यहाँ मान लो 18 आधा हो गया, यहाँ कौन हो गया, W। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, पॉइंट W जो है 13 मीटर साउथ है किसके, Z के, यानी Z के साउथ में है। Z के साउथ में मतलब क्या है, Z अगर यहाँ होगा तो उसके साउथ में यानी नीचे की ओर, तो Z से साउथ में। और कितना, 13। तो देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए ये तो एक डायग्राम हो गया। हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ मतलब ये जो है ये 9 है, तो ये कितना होगा, ये 9 मीटर होगा। और 13 का मतलब क्या, यहाँ 4 मीटर होगा ये। और यहाँ पे कौन होगा, Z। इतना समझ आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो हमने आपको इंडिकेशन के लिए बताया ही ऐसा, लेकिन असल में क्या, असल में ये कैसा बन रहा है कि यार ये जो है ना ऐसा है। असल में तो ये पूरा 9 मीटर है। ये तो हमने दिखाने के लिए बोल दिया ना कि यार आपको टी और वी ये सब दिखाने, तो कैसे दिखाओगे। तो जब ये डायग्राम बन गया, इसे हटा देते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पहला, अब इसमें बोल रहा है कि यार निम्न में 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं। यानी ये जो 5 में से 4 है, तो 5 में तो ये हो गया। अब यानी इन चारों में से पहले देखो कि यार इन चारों में से कौन सा अलग है, ये हमें देखना है। तो क्या दे रहा है, पी एस, क्यू टी, क्यू वी और डब्ल्यू एस। तो देखिए पी एस, पी यहाँ, एस यहाँ, तो ऐसा हम देख सकते हैं कि यार यहाँ से इस ओर ऐसे जा रहा है ना, ये क्या होता है हमारा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व की ओर ऐसा दिख रहा है पी एस। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी टी। दूसरे में देखो आप, बोल रहा है पी टी, सॉरी क्यू टी। तो क्यू टी को देखो आप, क्यू यहाँ, टी यहाँ, फिर डायरेक्शन कैसा है, यूं ऐसे ही इसी ओर है क्यू टी। और फिर क्यू वी बोला है, तो क्यू यहाँ है
और V यहाँ, तो यहाँ से भी आप देखो प्यारे बच्चों, चाहे आप डायरेक्शन इधर मुड़ो, चाहे यहाँ जाओ, चाहे ऐसे जाओ, बीच में मतलब ये पूरे कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, तो वो भी सेम है। लास्ट में क्या बोल रहा है आपसे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू एस देखो कहाँ है, W यहाँ है और S यहाँ, मतलब ऐसे जा रहा है, यानी ये लाइन किधर जा रही है, इस ओर जा रही है WS वाली, यानी ये नॉर्थ वेस्ट में जा रही। तो उल्टा कौन सा है, सारे के सारे बाकी जो हमने देखे उनका डायरेक्शन किस ओर था, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन ये एक ऐसा है जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर हमारा क्या होगा, यानी आंसर क्या होगा, WS। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि पॉइंट Q जो है विथ रेस्पेक्ट टू Z का मतलब क्या है, Z के अनुसार किस दिशा में कौन है, Q। तो Z के हिसाब से Q किधर है, Z अगर यहाँ है तो Z के हिसाब से Q कहाँ है, तो देखो Z यहाँ है, अब Z के हिसाब से Q किधर है, इस ओर है, नीचे की ओर, मतलब इस दिशा में Q, यानी ये कौन सा हो गया भाई साहब, ये हमारा होता है, सॉरी, ये हमारा होता है वेस्ट यानी पश्चिम, और ये कौन सा होता है, साउथ यानी दक्षिण, यानी साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। किसी किसी का हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब आंसर में दिक्कत हो सकता है, मिसमैच का उसका टेंशन मत लीजिए, आंसर इसका क्या होगा, साउथ वेस्ट। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार कि बिंदु A जो है बिंदु Z से 4 मीटर दक्षिण में है, यानी बिंदु A Z से दक्षिण में कितना, 4 मीटर। ठीक है, तो A तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यार बिंदु Z से दक्षिण में है, तो यार दक्षिण का मतलब क्या है, नीचे की ओर, और कितना, 4 मीटर। तो ये दूरी हमने कितनी देखी, 4 मीटर, यानी इसी पॉइंट पे कौन है भाई साहब, A है। अब आपसे बोल रहा है कि यार S और A के बीच की दूरी, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था भाई साहब, 28 था, जिसमें ये जो है आधा, ये जो एरिया है, ये देखो कितना था, 14। तो 28 में से 14 गए तो बचे कितने, 14 मीटर। तो आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर समझ आ गया, क्या होगा, 14 मीटर, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 के, क्या बोल रहा है, बिटवीन, यानी बीच में कितने दिन। देखिए सारा बच्चों, दो चीज होता है, एक होता है बिटवीन और एक होता है फ्रॉम। तो बिटवीन बोल रहा है यानी इसके और इसके बीच में, जैसे मैं बोलूं कि 3 और 8 के बीच में कितने संख्या, आप बोलेंगे सर 4 5 6 7, यानी 4 संख्या। और अगर ऐसा बोलूं फ्रॉम, यानी 3 से 8 तक के बीच कितने संख्या है, तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। समझ आ गया, बिटवीन का मतलब है दोनों नंबर्स या दी गई चिन्ह को हटाकर, समझ गए इस चीज को, यानी बिटवीन मतलब उसके बीच की चीज को देखना है, फ्रॉम पहले से लेकर अंत तक जोड़ना है, जितना भी आपको बोला गया है, समझ गए। यानी इसमें क्या होता है, दोनों नंबर एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ क्या होता है बच्चों, इंक्लूड करते हैं, किसमें, फ्रॉम में, यानी उसको जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या, बिटवीन मतलब ये भी 26 जनवरी भी नहीं रहेगा और 23 सितंबर भी नहीं, उसके बीच का आपको देखना है कि यार इसके बीच में क्या, कौन सा होगा। तो देखिए ये केवल आपका ऐसा नहीं है कि ये यार कैलेंडर का क्वेश्चन, ये केवल और केवल क्या है, आपके कैलकुलेशन का क्वेश्चन। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। अब जनवरी में 26 दिन जा चुके हैं, तो यहाँ बचे कितने, 5। फरवरी देखिए 2006, अब 2006 जो है प्यारे बच्चों लीप ईयर है या नहीं, तो लीप ईयर नहीं है। क्यों, क्योंकि लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड जाते हैं, जैसे 2004 2008 ये होते हैं। तो लीप ईयर जो नहीं होता उसमें दिन कितने होते हैं, 28 होते हैं। मार्च 31, अप्रैल 30, 31 30, फिर जुलाई 31, अगस्त 31। अब सितंबर में देखो भाई 23 सितंबर तक, लेकिन 23 सितंबर तक में ये क्या होगा, नहीं होगा, यानी दिन कितने बीत चुके हैं, 22। क्यों, क्योंकि मैंने जो बोला ये दोनों को हटा देना है आपको। अब इनको केवल आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 31 का पहले देखो कितना आया, 1 2 3 और 4, तो 31 चौके कितना हो गया, 124। अब 30 वाला देखो यार, 1
2, ये कितने हो गए 60। फिर देखो 22 और 28 हो गए आपके 50 और 5 55। इनको जोड़ दो 9, 6 2 8, 3 और 2, तो आंसर कितना हो गया 239। तो ये चीज ध्यान रखना, ये 241 कब होता भाई, अगर यहाँ फ्रॉम होता। समझ गए इसमें डिफरेंस। तो कई बार एक इजी सा क्वेश्चन आते हुए भी आपको अगर केवल अर्थ में आपको कंफ्यूजन है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे, इसलिए ध्यान रखना बिटवीन और फ्रॉम में अंतर क्या है। ये 241 क्या होगा अगर फ्रॉम से, यानी यहाँ 26 जनवरी भी जुड़ता और यहाँ पे अगर 23 सितंबर भी जुड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ई जो है दक्षिण की ओर देख के सीधा चलता है 2 किलोमीटर। अब दक्षिण की ओर देख रहा है यानी नीचे देख रहा होगा और कितना चला होगा 2 किलोमीटर। उसके बाद राइट टर्न लेता है, दाएं मुड़ता है, कितना चलता है 2 किलोमीटर। अब राइट टर्न के बारे में मैंने जब शुरू में ही डायरेक्शन पढ़ाया था तो आपको एक चीज समझाया था बच्चों, जब भी राइट टर्न लेना है तो आपको किधर मुड़ना होगा, जिस दिशा में घड़ी की सुई मुड़ती, यानी अब घड़ी की सुई इधर जाएगी, कितना 2 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए वहां पे क्वेश्चन में आपको 1350 दिखा होगा, वो 1350 नहीं है 135 डिग्री है। जैसे मैंने यहाँ ये बताया ये डिग्री है, अंश है, ठीक है, 135 डिग्री पे मुड़ा है। तो 135 डिग्री पे मुड़ने का मतलब क्या है, किधर मुड़ेगा, देखो जैसे ये लाइन है सीधी, अब मैं यहाँ से ये लाइन खींचूंगा, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे देखिए ऐसे ही जा रहा है। अब या तो वो ऊपर जाएगा तब कितना बनेगा 90, या फिर वो नीचे आएगा तो कितना बनेगा 90। ठीक है, अब जब ये इधर से 90 बना और इधर से 90, तो 135 यानी इससे और ज्यादा जोड़ना होगा। 135 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल 90 प्लस 45, यानी ये तो 90 हो गया लेकिन 45 और, यानी ये इस 90 में आधा और, यानी यहाँ इट मीन्स वो किधर मुड़ा होगा, इस ओर 135 डिग्री। अब ये दिशा कौन सी है प्यारे बच्चों, ये देखिए यहाँ से इस ओर गया है, ये कौन होता है हमारा वेस्ट यानी पश्चिम, और ये कौन सा होता है साउथ। तो आंसर क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट। क्लियर, क्यों, क्योंकि इधर आया है ये 135 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सिंपल सा देखो इस क्वेश्चन में, जैसे कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन जो होते हैं, आप देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो कॉमन कौन से देख रहे हैं। जैसे पहले में ई मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ, तो देखो कि यार दोनों में कौन सा वर्ड सेम है, कौन सा शब्द सेम, प्रे ग्रीन अवे, अवे स्नो ग्लो, तो अवे हमें दिखा। अब देखो ई हो गया, अब इसको छोड़ो, आगे देखते हैं क्या, यहाँ आर और जे है। अब देखिए यहाँ आर और एस है, यहाँ आर और जे है, तो यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा। आर क्या है, प्रे ऑलवेज, यानी प्रे, आर का क्या हो गया प्रे, क्योंकि दोनों जगह था। तो जब आर हट गया यहाँ से देखो तो बचा क्या, ग्रीन और एस, तो एस को क्या बोलोगे सर आप, ग्रीन है। और जब ये कट गए तो भाई साहब यहाँ क्या बचा, जे, और यहाँ क्या बचा है ऑलवेज, तो जे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे ऑलवेज। अब आपको केवल क्वेश्चन पूछा था ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन हमें क्या दिखा यहाँ पे एस, ये तो मैं बताया कि कैसे आप उसको कोड को डिकोड करोगे। आंसर क्या है आपका एस, ग्रीन क्या है एस। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 6 लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया ए बी सी डी और ई एफ ने, उनको अलग अलग नंबर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी का जो नंबर है बच्चों सी से और डी से ज्यादा है। यानी हम बोल सकते हैं कैसे, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, जो भी जानकारी मिले उससे आप पहले लिख लो कि यार बी का नंबर किससे है, सी और डी से। अभी सी डी में कौन ज्यादा है ये नहीं पता, जबकि ई स्कोर मोर देन ओनली एफ। अच्छा यार ई ने केवल, यहाँ देखो ई ने केवल एफ से अधिक नंबर प्राप्त किया, यानी उससे ई जो होगा क्या होगा, सबसे सेकंड लास्ट में होगा, क्योंकि एफ से ही केवल ज्यादा प्राप्त किया है। तो एफ से ज्यादा का मतलब क्या है, एफ का कौन सा होगा सबसे लास्ट में होगा, और ई कौन सा होगा फिफ्थ में होगा, क्योंकि ई केवल इससे ज्यादा और किसी से ज्यादा नहीं मिला है उसे। ठीक है, ए के नंबर भाई साहब सबसे अधिक नहीं है, और वह व्यक्ति जिसने दूसरा सर्वाधिक नंबर प्राप्त किया है उसको
सेकंड जो आया है मतलब उसको 37 नंबर मिला और दूसरा सबसे कम अंक है। अब सबसे कम क्या है? सबसे कम तो एफ का है और दूसरा सबसे कम किसका होगा? फिफ्थ का, ई का। कितना भाई साहब? 23। ठीक है। और देखिए अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल नंबर दैट एफ रिसीव, यानी एफ का क्या हो सकता है कि ऐसा कितने कौन सा नंबर हो सकता है जो एफ को मिला होगा। तो देखिए पांचवा यानी सबसे छोटा जो सेकंड लास्ट आया ई, उसका नंबर है 23, तो एफ तो इससे भी कम नंबर लाया है, तो यानी 23 से कम होना चाहिए। 23 से कम कम कौन सा है? केवल और केवल सी। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है यार ए को अगर 37 नंबर मिले हैं, और देखिए ए बोला है सबसे ज्यादा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। ए को बोल रहा है 37 नंबर मिला है और डी को 4th रैंक मिला है, तो आपको बोल रहा है सी की रैंक क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन बोला है। अब सी की रैंक क्या होगी, यहाँ से आप देखो कि यहाँ क्या बोल रहा है, बी जो है सी और डी से ज्यादा है। सुनिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन ने पहले बोला कि बी का जो नंबर है सी से और डी से ज्यादा है। ई जो है भाई साहब 5वें पे है और एफ जो है भाई साहब 6वें पे है। तो ए कहाँ हो सकता है? ए को पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है 37 नंबर मिला है ए को है। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है कि आप ये देखो जो सेकंड आया था उसको कितना मिला है? 37। ये समझ आ गया, क्वेश्चन में ही बोला था। यानी हमें पता चल गया कि यार ए जो है सेकंड है, तो ए जब सेकंड होगा इट मीन्स क्या होगा कि ए सेकंड आने का मतलब है कि बी को आपको फर्स्ट रखना पड़ेगा। बी को फर्स्ट क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि अगर इसको थर्ड रखेंगे तो ये फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा, लेकिन फोर्थ फिफ्थ अगर ये होगा तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? इसलिए बी का हमें पता चल गया कि यार ये फर्स्ट है। अब बोल रहा है अगर ये चौथा है, अगर डी हमारा फोर्थ है, ए सेकंड है और बी फर्स्ट है, तो भाई साहब सी का सिंपल सा है थर्ड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोल रहा है सी को कितने नंबर मिल सकते होंगे, तो देखिए सी को जो भी नंबर मिला है, सी से ज्यादा नंबर ए को मिला होगा और सी को डी से ज्यादा नंबर मिला होगा, यही हुआ होगा। अब डी का नंबर तो हमें पता नहीं, लेकिन ई का हमें पता है। ई का कितना है प्यारे बच्चों? ई 5वें में था। ई कितना था? 5वें में। और देखो यहाँ देखिए ई 5वें में था और उसे 23 नंबर मिला था, इतना तो हमें पता है। ई यहाँ पे 23 में है और यानी देखिए सी को ए से तो कम मिला होगा, 37 से कम और 23 से ज्यादा मिला होगा। इस बीच में देखो 38 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, बचता क्या है? 26। क्यों? क्योंकि 26 37 से छोटा और 23 से बड़ा है। समझ गए? तो ऐसे आपको अप्रोच रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए आपसे यहाँ बोल रहा है 875 बराबर 96, 525 बराबर 35, तो आपको फाइंड आउट करना है 485 कितना होगा। तो देखिए 96 आपको दिखा तो आपके दिमाग में एक ही चीज सबसे पहले आएगा, क्या? 12 अट्ठे 96। तो यहाँ 12 8 तो दिख गया, 12 कैसे होगा? इन दोनों को जोड़ दो, 12 इंटू 8। अब जैसे यहाँ 35 है तो हमें पता है 7 पच्चे 35, तो यहाँ 7 कैसे होगा? इससे होगा और इंटू इससे कर दो। तो वैसे ही क्या करना है, यानी आखिरी के दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़े तो 13 आएगा और इससे क्या करना है? गुणा। तो क्या होगा आंसर? 52। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, Z बोल रहा है कि यार Z जो है सन है, सन हो गया तो बेटा हो गया, यानी प्लस किसका सन है भाई साहब? L का। और G का पति है, तो G का पति चाय पति, यहाँ बना दिए G, और G पत्नी है तो माइनस। हु इज सिस्टर ऑफ R एंड W, यानी जो आपकी G जो है वो R और W की बहन है। G जो है भाई साहब R और W की बहन है। अभी हमें R W का नहीं पता, छोड़ दो। आपसे क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है Z W से कैसे संबंधित है, यानी Z W से कैसे संबंधित, W का क्या लगेगा? Z, हाउ इज Z रिलेटेड टू W, Z W का क्या लगेगा? आप बोलेंगे सर ये क्या है? ब्रदर इन लॉ। मतलब ये कौन लग रहा है? जीजा जी लग रहा है ना, जीजा जी को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो आंसर क्या हुआ? ये क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। ये बरोदेर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ब्रदर होगा। ठीक है। देखो
क्यों? क्योंकि यार साला या फिर जीजा ये जो चीजें होती हैं, बहनोई जो होता है, ये सब चीजों को इंग्लिश का आपको पता ही है यार, वर्ड की कमी है उनके पास। अंकल बोले तो सबे अंकल में जोड़ देते हैं, आंटी बोले तो सबे को आंटी में जोड़ देते हैं, क्या करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है किसका, स्लोगन का। कुछ जेड वाई है, ऑल एक्स आर वाई, यानी सारे जो एक्स है भाई साहब वो क्या है, वाई है। अब देखिए ओनली फ्यू एक्स आर सी, ओनली फ्यू का मतलब क्या है, ओनली फ्यू एक्स आर सी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि यार ओनली फ्यू मतलब कुछ, लेकिन ओनली फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, यानी इसका हमेशा गांठ बांध लीजिए भाई। ओनली फ्यू का मतलब है कुछ हिस्सा तो होगा ही, लेकिन जैसे ओनली में जैसे सम ए आर बी मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है ये होगा, लेकिन बाकी हिस्से का हमें पता नहीं रहता। लेकिन जब ओनली का केस आएगा, ओनली अ फ्यू बोल दे या फिर ओनली फ्यू, दोनों केस में होता है बच्चे कि अगर आपको बोला है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब ये हिस्सा ए का बी में होगा, लेकिन बाकी क्या होगा, नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखना कि बाकी का हिस्सा कभी सी में नहीं जा सकता, ओनली अ फ्यू का ये मीनिंग है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है सम जेड आर एक्स, जेड यहाँ है एक्स यहाँ है, हमें पता नहीं तो ये गलत। नो जेड आर एक्स, यानी जेड यहाँ एक्स गलत। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से आइदर और का केस बताया है, उसको एक बार आप कंप्लीट कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर वन और टू फॉलोज। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से आइदर और में समझाया था, है ना, कि अगर दो चीजें गलत हो रही हैं और एक ही मतलब उसका विषय सेम है, जेड है एक्स है, और अगर आपके पास सम और नो दिखे तो इनका जोड़ा जो बनता है वो आइदर और में जाता है, यानी क्या होगा आंसर, या तो एक या दो। क्या होते हैं, अनुसरण, अनुसरण करते हैं, कठिन सा हिंदी का वर्ड। फिर से वही क्वेश्चन है क्या, देखिए सम जेड आर वाई ऑल एक्स और ये सी, यानी ये हिस्सा होगा इसमें। अब आपको बोल रहा है ऑल एक्स कैन बी जेड, सुनिए सारे एक्स क्या जेड हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं भाई साहब। अब मैंने आपको बोला नो में नहीं होना चाहिए। अब जैसे सारे एक्स को आपको जेड में रखना है और सम जेड को वाई में, तो आप देखो ऐसा ले जाओ जेड को, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही है। ऑल एक्स कैन बी सी, तो मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बताया भाई, ओनली का मतलब है कि यही हिस्सा बस सी में जा सकता है, बाकी हिस्सा जो है यानी ये हिस्सा जाएगा और बाकी जो हिस्सा है इसके बाद का वो कभी इसमें नहीं जा सकता। इट मीन्स ये कैन भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है भाई इसका, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, क्या अनुसरण कर रहा है, केवल एक। अगला क्वेश्चन 14 क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन आया था इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो वो बड़ा है या बराबर है। जैसे ये इसका मतलब क्या है, छोटा या बराबर है, यहाँ पे क्या हो गया, ये बड़ा है या बराबर है, ऐसा क्वेश्चन आया है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि यार y जो है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, y जो है बड़ा है r से। अब देखिए e और k के बारे में दिया है, तो पहले इसमें देखें कि यार जो भी आपको चीजें दिखते हैं उसमें कॉमन खोजना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ वाई आर दिखा और यहाँ के आर दिखा, लेकिन के बोल रहा है कि या तो बड़ा होगा या बराबर किसके होगा, आर के। तो या तो वो के जो होगा इससे बड़ा होगा या बराबर होगा आर के। अब एक ही चीज है, देखो अगर मैं बोलूँ ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर ऐसा बोले कि बी इज स्मॉलर देन ए, इसमें कोई अंतर है क्या? एक जगह आपको बोल दिया ए बी से बड़ा है, दूसरी जगह बोल दिया बी छोटा है ए से, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो जो चीज यहाँ पे दिख रही है उसको बस आपको चेंज कर देना है उसी अनुसार। अब देखो के तो आ गया, अब बोल रहा है ई जो है भाई साहब बड़ा है के से, यानी के छोटा होगा किससे, ई से। और ई जो है भाई साहब बड़ा है, ए बड़ा है या बराबर है किसके, ई जो है बड़ा है या बराबर है किसके, एन से। ऐसा मैंने बना लिया। अब आपको देखना है कि यार इसका देखो बोल रहा है के बड़ा है एन से, के बड़ा है एन से। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि अगर आपको ऑपोजिट ऑपोजिट अगर ऐसे आपको दिखते हैं तो इनमें आप कभी रिलेशन नहीं बना सकते ना, कि यहाँ एक तरफ ये है एक तरफ ऐसा है, के और एन के बीच में ई है जिसके बीच में ये दो चिन्ह आ गए हैं, तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं बता सकते।
वैसे ही आर बोल रहा है छोटा ई से, आर बोल रहा है छोटा ई से, तो मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है क्या कि अगर आपको कहीं ऐसा दिखे तो इसका फल जो होता है या रिजल्ट होता है ऐसा होता है, चाहे ये ऐसा दिखे इसका भी रिजल्ट ऐसा होगा, चाहे आपको इक्वल टू दिखे इसका भी रिजल्ट ये होगा। समझ गए? ये चीज़ मैंने आपको पहले ही मतलब यूट्यूब के क्लास में, एक दो क्लास में मैंने इसको कराया है, किसको, इनइक्वालिटी को। वैसे समझ नहीं आए तो ये इतना समझ लो कि ऐसे नियम होते हैं और घबराना नहीं है। बस प्यारे बच्चों, हर चीज़ को समझने का समय होता है। जो चीज़ें नहीं हुई हैं अगर क्लास में तो वो हमारी जिम्मेदारी है, वो बाद में आपका होगा। अभी बस अब आप ये समझो कि यार ये जो ऐसा दिखा तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, ये बड़ा होगा। और जब दो अलग अलग दिशाओं के आपको चिन्ह दिखेंगे तो उसको आप कभी भी जानकारी नहीं दे पाओगे। क्लियर है क्यों ऐसा होता है? देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लें आपको बोल रहा है ए बड़ा है बी से, समझ गए, ए बड़ा है बी से, वहीं आपको बोल रहा है कि बी छोटा है सी से, ऐसा बोल दिया। तो आप देखिए मान लो ए 10 है, मान लो ए 10 है तो बी 10 से कुछ कम होगा, मान लेते हैं 9 है। अब सी बोल रहा है इससे बड़ा है, बी से बड़ा है, तो भाई ये 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा बस बोल रहा है ना, तो आप कभी भी इन दोनों के बीच में रिलेशन बना नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आया इनइक्वालिटी से। इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये, और इसका मतलब ये। अब देखिए क्यू बोल रहा है कि छोटा है या बराबर किसके, के, और के बराबर है एल के। अब देखिए भाई एल तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, एल तो यहाँ कहीं नहीं, तो इसको हटा दो। इनमें देखो आप को क्या मिलता है, टी बड़ा है किससे, के से, और के बड़ा है वाई से। अब देखिए सी बड़ा है या बराबर है किसके, टी के, और जे बड़ा है, इतना पता है। अब जो आपसे बोल रहा है क्यू बड़ा है किससे, वाई से। अब देखिए क्यू और वाई के बीच में आपको क्या देखना होगा, कॉमन लिंक क्या है, किससे आप तुलना कर सकते हो। तो यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, लेकिन कैसा, क्यू छोटा है किससे, के से, और के बड़ा है किससे, वाई से। तो यहाँ देखो ऑपोजिट साइन आपको दिख रहा है, विपरीत चिन्ह दिख रहा है। मैंने बोला विपरीत चिन्ह में आप कभी आंसर नहीं दे सकते। इसका मतलब ऐसा है, यानी आपसे बोल रहा है जे जो है या तो छोटा होगा या बराबर होगा टी से। तो यहाँ देखिए जे यहाँ है और ये ऐसे और ऐसे जब जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा। जैसे मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था, देखो यहाँ पे जब ये चीजें दिखेंगे बड़ा, छोटा और छोटा से बराबर, तो ग्रेटर और स्मॉलर या इक्वल, तो क्या होगा, स्मॉलर। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट किस में होगा, ऐसे में कि जब आपको यहाँ पे बड़ा और बड़ा या बराबर ऐसा दिखे, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर। तो जे असल में क्या होगा भाई साहब, इसका मतलब कि जे हमेशा बड़ा होगा किससे, टी से। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, चौथा। ना तो निष्कर्ष एक नहीं दो सत्य है, 14वां का आंसर क्या होना था यहाँ पे भाई साहब, केवल दो सत्य है ना, केवल यही आपको सत्य मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दो पुरुष और दो महिलाएं पत्ती खेल रहे हैं एक टेबल में, और कैसे हैं कि यार उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में बैठे हैं। तो देखिए ये टेबल है, अब इस टेबल में जैसे हम इसकी बात करें, ऐसा ही आपको कुछ दिख रहा होगा। जैसे ये हमारी दिशाएं होते हैं, उत्तर नॉर्थ, पूर्व ईस्ट, दक्षिण साउथ, और ये वेस्ट। तो ऐसा कुछ टेबल है। अब कौन से क्वेश्चन में कैसा बोल रहा है, नो लेडी इज फेसिंग वेस्ट, यानी कोई भी लेडी पश्चिम की ओर नहीं देख रही है। सॉरी, यानी पश्चिम की ओर नहीं देखने का मतलब क्या है, जो पूर्व में बैठा होगा वही इधर सामने देखेगा ना। पत्ती खेलने का मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आप सामने बैठे, ऐसा नहीं कि ऐसे होके खेल रहे हैं भाई ये ले छक्की आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। सामने देख रहे हैं, तो अगर मैं पश्चिम देख रहा हूँ तो मतलब मैं पूर्व में बैठा हूँ, और देखने का मतलब क्या है, इधर इधर। तो आपको बोल रहे हैं कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो पश्चिम की ओर देख रही है, यानी कोई भी ऐसा महिला नहीं है जो पूर्व में बैठी होगी। साथ ही साथ क्या बोल रहा है बच्चों, ओपोजिट जो बैठे होंगे, मतलब ऑपोजिट का मतलब क्या, आमने सामने। आमने सामने जो होगा उसमें कोई भी क्या है,
समान उनके क्या होने चाहिए, समान लिंग होने चाहिए। यानी जैसे पुरुष यहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने भी कोई पुरुष होना चाहिए, इधर महिला तो इधर भी महिला, ऐसा बोल रहा है। यानी देखो, जब कोई लेडी ईस्ट में नहीं बैठ सकती, कोई भी महिला ईस्ट में नहीं बैठी होगी पूर्व में, तो यहाँ भी नहीं बैठ सकती महिला। क्यों भाई साहब? क्योंकि आमने सामने सेम जेंडर के होने चाहिए ना, पुरुष है तो पुरुष, ये महिला है तो महिला। तो भाई साहब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट, यानी हमें पता चल गया कि इधर कौन बैठा है, पुरुष, और इधर कौन बैठा है, क्राइम मास्टर गोगो यानी महापुरुष। यहाँ महिलाएं और यहाँ भी महिला। समझ आ गया? अब सिंपल सा क्वेश्चन था, पुरुष किस दिशा दिशा का सामना कर रहे हैं, किधर फेस कर रहे हैं। यानी देखो, पुरुष पश्चिम में और पूर्व में बैठे हैं, तो यानी जो ईस्ट में बैठा होगा वो पश्चिम देख रहा होगा, जो पश्चिम में बैठा होगा वो पूर्व देख रहा होगा। तो आंसर क्या है भाई साहब इसका, पूर्व और पश्चिम। जो यहाँ बैठा होगा भाई साहब, इधर जो बैठा होगा वो पूर्व में देख रहा होगा, और जो पूर्व में बैठा है वो पश्चिम में देख रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। 6 लड़कियां हैं, वो ऐसे खड़ी हैं कि फ्रेमिंग अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी ऐसे खड़ी हैं कि एक सर्कल बना रही हैं, वृत्त बना रही हैं। और फेसिंग द सेंटर का मतलब क्या है बच्चों? ऐसे जैसे मैं यहाँ, ये टेबल है तो सेंटर का मतलब ऐसे सामने देख रहे हैं, आउटसाइड मतलब पीछे देख रहे हैं, ऐसा होता है। अब देखिए, 6 लोग हैं तो आपको 6 लोग को बराबर उसी हिसाब से बैठाना होगा, जैसे ये हैं। और फेसिंग सेंटर का मतलब यार सिंपल सी बात है, इधर देख रहे हैं अंदर की ओर। क्लियर है ये? अब आपसे बोल रहा है कि यार सुधा जो लेफ्ट में है किसके, पूजा, पूजा के। तो यार मान लीजिए पूजा मैंने यहाँ रखा, पूजा के लेफ्ट में, पूजा के लेफ्ट में, जैसे यहाँ से लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा, और इसके लेफ्ट में कौन सी है, सुधा। देखिए जब भी टेबल अरेंजमेंट वाली बात होती है ना प्यारे बच्चों, अरेंजमेंट जब भी होता है तो लेफ्ट हो जाता है हमारा क्लॉकवाइज, और राइट क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर देख रही है। अब रुचि जो है सुधा और निशा के बीच में है, रुचि जो सुधा निशा, तो सुधा तो यहाँ है, यहाँ रुचि आ नहीं सकती, बीच में होना चाहिए, तो रुचि कहाँ आएगी, यहाँ, और निशा कहाँ आएगी, यहाँ। अंकिता जो है बिटवीन है पूजा और किरण, तो पूजा यहाँ है भाई साहब, उस अंकिता को पूजा और किरण के बीच में होना चाहिए, तो किरण कहाँ आएगी, यहाँ, और अंकिता कहाँ आ गई, यहाँ। बन गया। अब आपसे बोल रहा है पूजा के लेफ्ट में कौन सा, पूजा के लेफ्ट में सुधा है। वैसे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये तो ऐसे ही आपका, क्योंकि देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर यहाँ पे आते हैं ना, पहले से नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले ही लाइन से देखिए कहाँ गया जी, पर इसी लाइन से आपको आंसर मिल गया था कि पूजा के लेफ्ट में कौन है, सुधा है। लेकिन जनरल टेंडेंसी यार बच्चा, ऐसा थोड़ी कोई बहुत बड़ा विद्वान पहुंच गया जो पहले क्वेश्चन देखने पहले आंसर देख ले, ऑप्शन देखे क्या है, ऐसा नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन किसका प्यारे बच्चों, देखिए कथन और निष्कर्ष के बारे में बात हो रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जो कथन होता है प्यारे बच्चों, उसको आपको सही मान के चलना है और समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है। जरूरत के समय काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। इसका मतलब क्या है? उसने बोला कि यार वो व्यक्ति जो मुश्किल समय में काम आए वही हमारा क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। सिंपल सा बात बोला। अब एक निष्कर्ष आपसे बोला, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना आपको बताया गया उसके अनुसार सोचना है कि यार जो चीजें बताई गई हैं वो यहाँ पे बता रहा है या नहीं। तो आप देखो, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा हमें नहीं पता है। स्टेटमेंट मतलब ये कथन जो बोला गया है उसके अनुसार आपको जवाब देना है। तो कथन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अब बोल रहा है बुरे समय में दुश्मन मित्र नहीं होते। आपको बस ये बताया कि बुरे समय में जो काम आ जाए, जरूरत के समय का मतलब क्या है, बुरा समय, बुरे समय जो काम आ जाए वही सच्चा मित्र होता है। लेकिन दुश्मन के बारे में नहीं बोला गया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कि दोनों कंक्लूजन क्या है, फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसमें जो भी आपके आंसर में होगा बोथ आर रॉन्ग, नॉट फॉलोस, यानी दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं।
अब अगला क्वेश्चन किसका बोल रहा है? कथन और धारणा। धारणा मतलब क्या होता है आपका? अजम्पशन। धारणा मतलब मान्यता। ऐसा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। क्यों? आपसे बोल रहा है यदि लोग बुद्धिमान हैं तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए, यानी ये बोल रहा है कि यार इंटेलिजेंसी का के बारे में बोल रहा है कि यार अगर लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए। लेकिन धारणा में क्या बोल रहा है? रचनात्मकता और बुद्धि परस्पर संबंधित होते हैं। कई लोग इसको सही मान लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में आते रहा, और अधिकतर लोग इसको सही मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ बोला है कि यार इंटेलिजेंट जो है उनको रचनात्मक होना चाहिए। लेकिन सुनो एक बात सुनो कि अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि बेईमान जो होते हैं, नेता बेईमान होते हैं, ये इतना बताया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे बेईमान नेता हैं। तो बेईमानी का मतलब ये नहीं हो गया कि नेता से परस्पर संबंधित होता है। ये बोल रहा है कि नेता बेईमान होते हैं, लेकिन बेईमान बहुत लोग होते हैं। वैसे ही रचनात्मकता और बुद्धि में संबंधित नहीं होते हैं। संबंधित क्या होता है? देखिए, जनरली माना जाता है तो स्टेटमेंट में वो सारी चीजें सही मानी जाती है जो आपके समाज में मान्यता प्राप्त है। जैसे आपको बोले जो क्रिएटिव बंदा होता है प्यारे बच्चों, क्रिएटिव बंदा को माना माना जाता है कि वो इंटेलिजेंट होता है, यानी रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं। जैसे कई टाइप के लोग आजकल सोशल मीडिया में क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें करते हैं, वो इंटेलिजेंट है, उनके पास सोचने की क्षमता है कि हाँ मैं क्या अलग कर सकता हूँ। और इन क्रिएटिव में मैं इन लोगों को नहीं रख रहा हूँ, टिकटॉक वाले नहीं, जो होशियार जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, अच्छे अच्छे मॉडल बनाते हैं। कई जगह हमने देखा है कि यार छोटे से मशीन से छोटे से मशीन को उन्हें बना दिया एक गाड़ी को, छोटे से गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया कई जगह गांव में लोगों ने, कि यार यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। तो ये क्या होता है? क्रिएटिव। और जो क्रिएटिविटी होती है वो इंटेलिजेंट लोग में होती है। तो ये रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग जरूरी नहीं हो कि रचनात्मक हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव करें। कई बुद्धिमान लोग होते हैं भाई साहब जो पर्टिकुलर एक फील्ड में ही चले जाते हैं और वहां पे कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर जाऊं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला। जरूरी नहीं है कि रचनात्मक और बुद्धि परस्पर संबंधित होना जरूरी नहीं है। रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान हमेशा रचनात्मक ही हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जैसे नेता तो बेईमान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बेईमान हमेशा नेता ही हो। बेईमान हाँ हर टाइप के होते हैं लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है 20वां पे, पहले देखते हैं। C5E, ऐसा क्या? G12K, फिर बोल रहा है I12N, फिर अगला पूछ रहा है। तो देखो यहाँ आप नंबर में अगर जाओगे, देखिए नंबर से आपको अगर 27 है, यहाँ नंबर से देखना है तो उसका भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखो आंसर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ 3 और यहाँ 5, यानी 2 का अंतर, ये 5 और ये यहाँ क्या है? 5 और 2 C5EH 8। G कितना होता है भाई साहब? G होता है प्यारे बच्चों 7 और K होता है 11, यानी 4। यानी देखिए 2 3 4। अब देखिए I कितना होता है भाई साहब? 9, और ये कितना होता है? 14, यानी 5। तो आप देखो डिफरेंस कितना होता है? 5वां। तो अगला जो भी दो वर्ड आएंगे यहाँ और यहाँ, उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? आप बोलेंगे सर 6 का। देखिए J कितना होता है बच्चों? J होता है 10 और Q कितना होता है? 17। तो ये गया, ये 11 और ये 17, ये हो गया आंसर। बाकी को छोड़ दो। IP में तो ये 9 होता है, I जो होता है 9 होता है, P कितना होता है भाई साहब? 16 होता है। तो ये गलत हो गया। मैंने बोला ना एक ही जगह आपको दिख गया। छोड़, जैसे I 9 17, ये जो यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 6 का। अब देखिए नंबर के बारे में आपको अगर देखना है तो नंबर में क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ 58 58 58 बहुत दिख रहा है। जैसे नंबर में क्या दिखा? 2 5 12 27 ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आपको फाइन, देखिए यहाँ पे अंतर कितना है? 3 का। यहाँ कितना है? 7 का। यहाँ कितना है भाई साहब अंतर? 15 का। तो अगला क्या होगा? तो मैंने आपको बताया सीरीज में डिफरेंस का डिफरेंस देखिए 4, यहाँ 8,
तो यहाँ कितना होगा? आप बोलेंगे सर 12, यानी 15 में कितना जुड़ेगा? 15 में आपको फिर से जुड़ेगा 27। ठीक है, कहाँ गया? 2, 5, 12, 27। 2, 5, 12 और 27, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 27, 27 जनरली होना चाहिए था 54, है ना? क्योंकि 2 के बाद क्या हो रहा है भाई साहब? 5 है, यानी इसका डिफरेंस कितना बोलेंगे आप? 3 का। 5 के बाद 12, यानी डिफरेंस कितना हो गया? 7 का। 12 के बाद कितना है? 27 है। हो सकता है यहाँ टाइपिंग में मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया होगा, वैसे देखा जाए तो सही है 15। 15 में अगर आप यहाँ देखो कितना है? 4 का अंतर। यहाँ भाई साहब कितने का अंतर है? आप बोलेंगे सर 8 का। तो अब यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए? 12 का। 15 12 जोड़ेंगे तो 27। 27 और 27 कितना होता है? 54। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इसमें आप देखो तो यहाँ पे नंबर्स में के 58 और क्यू ही हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? BEH DGJNQT। अगला इसको फाइंड करना। देखिए 2, 5, 8 यानी +3 +3, 4, 7, 10 फिर से 3 और ये 3, 14, 17, 20 यानी ये 3 ये 3, यानी 3 का अंतर होना चाहिए इसमें। अब देखो G7 ये 8 ये गया, J10 ये 13 और ये 16। आगे मत देखो, जितना पे आपको मिल गया उसी को देख लो। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार। 12 है, 32 है, 72 है, सीरीज कंप्लीट करना है तो क्या होगा? इसका डिफरेंस 20, 40, 80, तो यहाँ 160। तो कौन सा आंसर होगा भाई? 160, 160, 300 जोड़ ही देते हैं यार, नहीं तो पता चला आपको गलत ऑप्शन बता दिया। 312। अगला क्या है? 15, 17, 37, 67, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद 142 है, तो यहाँ कितना होगा? ये 12, 20, ये कितना होगा? 30, यानी यहाँ 8, यहाँ 10, 12 यानी 42। तो कितना होगा भाई साहब? 1 मिनट, क्या बोल रहा है? 5, 7, 37, 65, यहाँ ब्लैंक 145, तो यहाँ कितना आंसर हुआ? 2, 17 है तो 12 हो गए। यहाँ कितना हुआ आपको? 20। इसका इसका कितना होता है? 28 होता है। गलत उस समय हो गया था ना, तो यहाँ कितना होगा? 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, तो यहाँ कितना होगा? 8 का डिफरेंस यानी 36। तो 65 में आप 36 जोड़ो कितना होगा? 101। ये आंसर आ गया। अब देखिए इसको जैसे पॉइंट वाले क्वेश्चन है ये, वैसे तो सिंपल है, लेकिन पॉइंट वाले में देखो आपको जब समझना है तो पॉइंट को हटा दो यार। पॉइंट हटा दो तो क्या दिखेगा आपको? 50, 55, 65 और 80। तो अगला क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ। तो यहाँ देखिए 5, 10, 15 तो 20, 20 मतलब 100, तो 100 मतलब 1 हो गया। या फिर ऐसे ही देखिए यार 0.5 है, 0.55 है, 65 यानी 0.65, 0.8, फिर यहाँ तो यहाँ कितना जोड़ा है? आप बोलेंगे सर 0.5 जोड़ दिया, यहाँ कितना? 0.10। वैसे इसके बाद के जीरो का मतलब होता नहीं है। यहाँ कितना जोड़ा? 0.15, तो यहाँ कितना जोड़ेगा? 0.2, यानी 8 + 0.2 कितना हो जाते हैं? 1। ये तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है, और यहाँ तो देखो जो मैंने आपको बताया, सीरीज जब भी आप करोगे, सीरीज जब भी करोगे तो छोटे नंबर से आप ज़्यादा जल्दी फाइंड आउट करोगे। जैसे 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 14 चौके 168 और 14 पचे 840, यानी यहाँ क्या होना चाहिए? ×1। तो किसका गुणा 1 से करेंगे तो 7 आएगा जी, है 7 × 1 7 हो गया। अब देखिए फिर से वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। पेनवा का कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आंसर में देखेंगे। देखिए 7, 4, 3, 143 का तो मतलब आपको पता ही है, लेकिन 743 दिया है। तो यहाँ देखिए 7 यहाँ दिखा और 7 यहाँ दिखा। यहाँ पे मैंगोज आर गुड, यहाँ ईट गुड, गुड दिख गया, गुड। आगे बढ़ते हैं।
अब बोल रहा है 9 3 4, तो भाई साहब 3 4 तो यहाँ भी हैंगे और 3 4 यहाँ भी हैंगे, तो इसका मतलब तो पता ही नहीं भाई। 3 4 का मतलब नहीं पता है, लेकिन पता है क्या होगा, मैंगोज होगा या आर होगा, मैंगोज होगा या आर होगा। तो भाई मैंगोज आर गया तो बचा क्या, रिप। अब जब रिप बचा वो क्या होगा, 9। अब देखिए यहाँ पे क्या गया था, क्या क्या बचा है, 6 और 5। 6 और 5 में क्या बचा है, ईट और फूड। तो ये तो मैंने आपको सारा चीज मतलब समझा दिया कि ऐसा होगा। क्वेश्चन में तो सिंपल सा पूछा है इसका मतलब रिप का, तो रिप का मतलब क्या है, 9 है। सिंपल सा था, बस ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया। वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कोडिंग डिकोडिंग में, है ना, कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई बारिश पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आकाश है, ऐसा पूछा आपको। बस लास्ट पे पहले ध्यान दो कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, जहाँ हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। और आकाश क्या है भाई साहब, समुद्र है, तो उत्तर क्या हो गया, सी। सी मतलब ये बी में सी जो बोला गया है, बी का सी मतलब समुद्र। अगला क्वेश्चन हुआ, देखते हैं जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, CLOUD को बोला गया है XOLFW। मैंने आपको रिवर्स कोडिंग समझाया था ना प्यारे बच्चों की, ए का उल्टा Z होता है, बी का जो उल्टा Y होता है, सी का रिवर्स क्या होता है, X होता है। तो यहीं पे दिख गया मुझे, सी का उल्टा L का उल्टा क्या होता है, O दिखता है, जैसे यहाँ O का उल्टा L दिखा, U का F, D का F, यानी क्या हो रहा है, ये रिवर्स कोडिंग हो रहा है। तो रिवर्स कोडिंग में आपको क्या बैठाना है, SIGHT, इसका रिवर्स। तो S का क्या होता है भाई साहब, H होता है, IRCTC, GT रोड पर, यहाँ भी G और H का क्या हो गया, S, ये हो गया HRTSG, HRTSG, ठीक है। हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि यार आपको जो भी चीजें दी गई हैं उनका, जैसे P का मतलब बोला गया है, P का मतलब होता है भाई साहब गुणा करना। तो ये जो चीजें अंक में अक्षर दी गई हैं उसके जगह सिंबल को रख दो, चिन्ह को रखते जाओ। जैसे 7 गुणा 391, आर का मतलब क्या है, डिवाइड यानी 17। क्यू का मतलब क्या है भाई साहब, कहाँ गए जी क्यू, प्लस। अब एस का मतलब क्या होगा, माइनस है होगा, लेकिन उससे पहले 6 है, हाँ, क्यू के बाद 6 है और फिर माइनस है। अब सबसे पहले क्या करो, आप इसको इससे काट डालो, काट डालेंगे तो किससे जाएगा, 2 से, फिर 5 है यानी 3, 23। अब ये 3 सत्ते देखिए, 3 सत्ते कितना हो गया भाई साहब, 21, यहाँ तो 7 दूनी 16, 16 प्लस कितना होगा 1 यानी 162, आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या, देखिए 43 31 23 आपको बोल रहा है 140। अब इन सबको आप जोड़ोगे तो 140 तो आएगा नहीं, देखिए ये देखिए 40 3 70 90, मतलब 100 के आसपास आ रहा है। तो 40 आप 140 आप फाइंड कैसे कर सकते हो, आप पहले इन नंबर को आपस में जोड़ के देखो कितना होगा, 7, ये कितना है 4 और ये कितना है 5। तो देखिए 5 चौके 20, सत्ते 140 आ गया। तो आपको वैसे ही कर देना है, 33 22 और 71 है, ये कितना हो गया जी 6, ये 4 और ये 8, 24 अट्ठे कितना हो गया 192, 14 32 और 51, मतलब क्वेश्चन जो बोला है उसको वो कर रहे हैं ना। अब ये कितना हो गया 5, ये भी है 5 और ये कितना होगा 6, गुणा कर दीजिए, 25 छक्के 150, ठीक है। तो समझ आ गया। तो ये पेपर देखिए, पेपर 1 था, इसलिए हम मतलब ये कोशिश था कि थोड़ा सा इजी और मॉडरेट लेवल का बनाया जाए, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कठिन क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसका लेवल भी बैठेगा। अब जैसे जैसे बच्चों को इनइक्वालिटी में हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये वाले क्वेश्चन जो थे उसमें हो सकता है अभी नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम करा देंगे धीरे धीरे, समय जैसे बीतते जाएगा हम सारे क्वेश्चन करा देंगे आपको, है ना। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को फिर से अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करना है तो एक बार फिर से कर लीजिए, देखिए कितने कम टाइम में बनता है। और पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।